नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ परीक्षा के लिए हम जो लगातार पेड क्विजेज अपने मॉड्यूल बेस देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितने पिछले वीडियोस हो चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट में भी होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट अगर करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सही कथन को चुनना है। दो स्टेटमेंट है। पहला है पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीय है ना, ये एक पुस्तक थी, इसकी रचना की थी। ठीक, तो देखिए पल्लव वंश से संबंधित जो इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं सिंह विष्णु, ठीक, उन्हीं के बारे में, ये वैष्णव ये धर्म के जो अनुयायी थे सिंह विष्णु, और इनके जो दरबार में ये भारवी निवास करते थे, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिंह विष्णु और उसकी दो रानियों की मानवाकार जो पाषाण प्रतिमाएं हैं, ये महाबलीपुरम जो आप जानते हैं, तो यहाँ पे स्थित वराह गुफाएं जो है उसमें स्थित हैं। तो ये कथन भी हमारा ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो हम सी ऑप्शन यानी कि दोनों को चुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम ब्रीफ में आपको चीज़ें बताते हैं, तो इनके बारे में अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं तो मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप अगर देख रहे हैं तो इसको अपने नोट्स में से प्लीज़ रिवाइज किया करिए, ठीक है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट कह टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। अब देखिए महेंद्र वर्मन की बात हो रही है, सिंह विष्णु के बाद में इनका शासनकाल आता है पल्लव डायनेस्टी में। तो अगर हम इनके बारे में गलत कथन को चुनना है तो देखें, तो पहला स्टेटमेंट है कि इन्हें द्रविड़ देश में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये साउदर्न इंडिया में स्पेशली जो चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने की कला है, पल्लव रूलर से ही स्टार्ट होती है। जो द्रविड़ शैली है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है, इन लोगों के द्वारा ही। तो पहला स्टेटमेंट तो जो है सही है। दूसरा गलत इसलिए है, लिखा है कि यह एक बहुत अच्छा चित्रकार था परंतु संगीत का विरोधी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, चित्रकार तो ये था ही, संगीत का भी जो विशेषज्ञ था ये। ठीक है, और इसने एक रुद्राचार्य हुआ करते थे, उनसे संगीत की शिक्षा भी इसलिए ली थी। तो यहाँ पे जो है दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो देखिए पल्लव डायनेस्टी का रूलर ये भी है। महेंद्र वर्मन के बाद जो है इसका टाइम पीरियड आता है 630 से लेकर 668 एडी के आसपास तक। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी से ही संबंधित है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शासक स्वयं को परमेश्वर यानी कि शिव का पूर्णावतार कहता था। ठीक है, इनकारनेशन अपने आप को मानता था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद इसका टाइम पीरियड आता है लगभग जो है 700 एडी से लेकर के 728 एडी के आसपास तक। ठीक, और शिव का पूर्णावतार कहने के साथ ही जो है इसने अपने एक अभिलेख में जो है शैव सिद्धांत मार्ग जो है उसका सर्वप्रथम वर्णन भी किया है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। इतिहासकार स्मिथ चालुक्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया की चप जाति से मानते हैं। ठीक है, तो इस जाति का नाम ध्यान रखिए। तो जो चप जाति है निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा थी। ठीक, तो ये जो इंडिया में आप गुर्जर जाति के बारे में पढ़ते हैं उसी की एक तरीके से कह लीजिए ब्रांच है ना, चप रेस, जो कि सेंट्रल एशियन है और उसी की उत्पत्ति मानते थे ये चालुक्य शासकों को। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है कौन सा जो है सही है। तो पुलकेशिन प्रथम जो ये आपका ये बादामी का चालुक्य वंश है, तो इसका शासक रहा ये जो है, इसका टाइम पीरियड था अराउंड 535 एडी से 566 एडी के बीच में। ठीक, तो ये जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है कि उसे वाजपेयी यज्ञ तथा हिरण्य गर्भ यज्ञ करने वाला बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जो है एक फैक्ट इसमें और है कि वाजपेयी यज्ञ तथा हिरण गर्भ यज्ञ करने वाला तथा इसको जो है इतिहास पुराण का ज्ञाता या
स्मृतियों का ज्ञाता, ये सब जो संज्ञाएं दी जाती हैं, तो ये कथन भी ठीक है। इसके अलावा जो है वातापी में इसने एक जो है किला बनवा करके चालुक्यों की राजधानी उसको बनाया, तो उस उपलक्ष्य में इसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दोनों ही हमारे ठीक है, हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे, यानी कि दोनों कथन। अब चालुक्य वंश में ही जो है देखिए किस शासक के बारे में कहा जा रहा है कि ईरानी एक इतिहासकार था ताबरी, ठीक है। तो इसने जो है किसको फर्मिश कह करके संबोधित किया है, ठीक। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरानी इतिहासकार ताबरी ने इसको फर्मिश यानी कि फर्मिश को जो है प्रमेश भी कहा जाता था, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो है इसका अन्य नाम, इसको महाराष्ट्र का शासक के रूप में भी जाना जाता था। विक्रमादित्य प्रथम का निम्नलिखित में से किन पल्लव राजाओं के साथ संघर्ष हुआ, ठीक है। तो देखिए विक्रमादित्य जो था ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, और यहाँ पे देखेंगे तो जो 3 पल्लव राजा, ये तीनों के नाम लिखे हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मन, ठीक है। इन तीनों से ही जो है इसके संघर्ष हुए हैं। तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अब उपाधि कांची कोंड जो है किस शासक से संबंधित है ये बताना है। तो अब ये जो है विक्रमादित्य प्रथम के बाद विक्रमादित्य द्वितीय जो आता है, लगभग इसका 733 से लेकर के 743 AD तक शासनकाल रहा, तो इसकी उपाधि है कांची कोंड। अब इसमें से कौन सा कथन देखिए सही है। तो यहाँ पे स्पेशली कुषाण शासकों के बारे में, कुषाण वंश के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी के संबंध में यहाँ पे कथन दिए हैं। तो जो कुषाणों का एक तरीके से उद्यम या उद्गम कह लीजिए, ठीक है, जो स्थल है वो मध्य एशिया माना जाता है, सेंट्रल एशिया, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पश्चिमी जो चीन का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक यूची जाति होती थी, उससे संबंधित थे ये। और अब उसी के क्रम में अगर हम बात करें तो इनको जो है यूची या तोखरी भी कहा जाता है। तो तोखरी भाषा ये लोग बोला करते थे, ठीक है। इस भाषा का प्रयोग करने के कारण जो है इनको तोखरी कहा जाता था। और जो भारतीय साहित्य में इनको ऋषिक भी कहा गया है, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे ये जो है तुषार प्रदेश होता था, इससे ये आए थे, तो इस वजह से इनको तुषार भी कहा जाता है, ठीक। तो तीनों कथन हमारे ठीक हैं, डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अब इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो कुषाण साम्राज्य के बारे में ही लिखा है कि कुषाण साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा है कि आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। तो देखिए दोनों ही कथन हमारे ठीक हैं। इनका जो एक्सपेंडेबल नेचर था, है ना, इधर देखेंगे तो सिंधु नदी के ईस्टर्न रीजन में काफी एक्सपेंड किया इन्होंने, ठीक। तो इसी प्रकार से इनको जो है पहली अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है, और इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई थी। तो दोनों हमारे कथन ठीक हैं, गलत कुछ नहीं है। तो कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है उसको चूज करेंगे। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम किसने भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। तो देखिए विम कदफिसेस जो था, ये बेसिकली कुषाण वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कदफिसेस प्रथम का पुत्र था ये, और इसके बारे में जो है शिव का, बेसिकली भगवान शिव का ये एक तरीके से काफी जो है परम भक्त था एक तरीके से। और इसके जो सिक्के थे उस पे इसने जो है स्वयं को महेश्वरा के रूप में भी घोषित किया था। और जो भी इसके सिक्के थे वहां पे देखेंगे तो शिव के त्रिशूल और बैल के जो है ये इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर्वप्रथम इसने ही भारत में जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चुन लेंगे, बी ऑप्शन को। कौन सा कनिष्क द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख था जिसे उसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था। तो देखिए कुषाण वंश के जो है महानतम शासक के रूप में माना जाता है इसको, कनिष्क को, ठीक है। लगभग इसने कुल 23 वर्षों तक शासन किया था, अराउंड 78 AD से 101 तक। और इसने जो है एक मेजर अपडेट इसके बारे में ये है, आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो एक शक संवत जो चलाया था, है ना, तो जो भारत सरकार के द्वारा ही उसको यूज किया जाता है। तो ये 78 AD में ही उसने शुरू किया था। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके द्वारा अभिलेखों की, हालांकि वैसे तो कनिष्क के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं आप इसको प्लीज पढ़िएगा। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो जो देखिए मथुरा अभिलेख जो है ना, ये ऑप्शन ए, तो इसमें जो है इसने इसको जारी किया था 23वें वर्ष, ठीक। तो हम ए ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो
आरबीआई है हमारा, अगस्त 2022 तक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके गवर्नर कौन है। ठीक है, तो देखिए आरबीआई के जो चीफ होते हैं, गवर्नर की पोस्ट होती है, तो जो है दिसंबर 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी शक्तिकांत दास जी की। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है अभी लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हो रहा था, तो इनको फिर से री अपॉइंटमेंट किया गया है। तो अभी वर्तमान में यही जो हमारे आरबीआई है इसके गवर्नर है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। फिर से देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस कमेटी या कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो देखिए वैसे तो आप हिल्टन यंग कमीशन के बारे में जानते हैं कि उसकी रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, परंतु इसका जो एक दूसरा नाम था, ये बेसिकली ओरिजिनल इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, तो उसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई एक्ट बना था ना 1934 का, उसके द्वारा आरबीआई की फाउंडेशन हुई 1935 में। ओरिजिनली कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, और बाद में इसको शिफ्ट किया गया था हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई में। ठीक, जो कि वर्तमान में भी वहीं पे है। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि सिडबी जो शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं इसको। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो संसद के एक अधिनियम के द्वारा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है 1990 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको नाबार्ड के रूप में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसके अलावा आरबीआई भी हमने देखा था मुंबई में था। सिडबी का क्वेश्चन हमने जो देखा, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। देखिए रेवोल्यूशंस के बारे में हम बढ़ते हैं अलग अलग खबरों से, या ये सॉरी खबर नहीं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, या जैसे हमारे कुछ मिनरल वगैरह हैं उसके प्रोडक्शन से संबंधित। ठीक है, खाद्य पदार्थों से। तो उसी क्रम में एक इंद्रधनुषी क्रांति है, इसका संबंध किस विषय से हमको ये बताना है। ठीक, तो हमारे जितनी भी कृषि संबंधित एक समग्र क्रांति है उसके रूप में इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवोल्यूशन को हम जानते हैं। ठीक, फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना, यहाँ पे हमारा जो है सूटेबल आंसर हो जाएगा बी वाला। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का क्या था? ठीक, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ 1966 के टाइम पीरियड से, एमएस स्वामीनाथन को जो है हम भारत में इसके प्रणेता के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेन प्लांट उगाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो मैक्सिमम एग्रीकल्चरल यील्ड हुई, वो मैक्सिकन प्रजाति का वीट था, यानी कि गेहूं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा गेहूं की फसल जो होती है उसमें सर्वाधिक होती है? ठीक, तो गेहूं में सर्वाधिक मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो देखिए जो प्रोटीन होते हैं ये गेहूं में 8 से 15% के आसपास पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पाए जाते हैं 65 से 70% के आसपास। ठीक, और फैट्स की अगर हम बात करें तो यानी कि वसा, तो ये अराउंड जो है ऐसे ही 1.5% के आसपास होता है। और मिनरल्स की बात करूं तो ये लगभग 2% के पास होते हैं। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि एक ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो होता है उसकी अधिकता पाई जाती है गेहूं में, ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए चाय और कॉफी जो होते हैं इसका मुख्य सक्रिय घटक जो है क्या होता है? जो मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है चाय और कॉफी का, वो होता है कैफीन। ठीक, अब ये कैफीन हमारे बॉडी में किस तरीके से एक्ट करता है जरा कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित गाय की नस्लों में से कौन सी एक दुधारू नस्ल की नहीं है, यानी कि दूध देने वाली प्रजाति नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें भारत में जो है गायों की जो 2 मेन प्रजातियां कह लीजिए कैटेगरीज है, एक हमारी जो ये दूध देने वाली होती है और दूसरा एक भारवाही नस्लें होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नागौरी जो है ये भारवाही नस्ल है। इसके अलावा अगर हम भारवाही की ओर बात करें तो इसमें मालवी है ना, इसके अलावा जो है किल्लारी, सीरी, ये सब जो नस्लें हैं ये सब भारवाही होती हैं। और वहीं पे थार परकर, सिंधी, साहिवाल, इसके अलावा आपका जो है देवनी, ये सब प्रजातियां जो है आपका जो है दूध देने वाली जो प्रजातियां होती हैं वो होती हैं। भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में देखिए गलत कथन हमसे पूछा जा रहा है। तो काले चने की खेती खरीफ और रबी की जो फसल होती है ना, तो दोनों के रूप में की जा सकती है। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है। खरीफ में चाहे बुआई कर लीजिए चाहे रबी में, ठीक है, सर्दियों में या फिर जो जुलाई वाला सीजन होता है। दूसरा है कि दलहन उत्पादन का भारत में कुल जो है लगभग आधा हिस्सा अकेले हरे चने से होता है। तो ये कथन एकदम से गलत है, क्योंकि देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर हम पल्सेस का इंडिया में देखें तो जैसे तूर की दाल यानी अरहर की दाल वगैरह जो होती है, या आपका जो और भी दूसरी प्रजातियां मूंग वगैरह होती हैं, वो सब ज्यादा उनका जो परसेंटेज होता है वो होता है। हरा चना जो है ये काफी कम होता है। तो दूसरा कथन हमारा जो है गलत है।
नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, ठीक। तो मेन असल में यहाँ बात होती है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की। तो सड़क पे जो है आपके बॉडी और रोड के बीच में लगने वाला घर्षण जो है ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत जो है बर्फ में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होने के कारण यहाँ पे चलना जो है वो कठिन है। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन ए। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए जो हमें ऑडिबल साउंड वेव्स होती हैं तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के, है ना, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। और इसके ऊपर की जो हमारी ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला है कि वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं। तो साउंड के बारे में देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखा करिए जो एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। साउंड वेव जो है ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकते जहाँ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अवेलेबिलिटी में जैसे, तो देखिए सबसे ज़्यादा साउंड का वेलोसिटी या स्पीड जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, जैसे स्टील वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है लिक्विड में और फिर सबसे कम होता है गैसेस में, ठीक है। तो उसी क्रम में वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ये लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको एज अ फैक्ट याद कर लीजिए, ऑप्शन ए। देखिए हमने अभी बता ही दिया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सॉलिड्स में होता है। तो सॉलिड इसमें क्या है, स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए अलग अलग कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम गलत वाले को चुने सिर्फ, तो प्रकाश जो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं लिखा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ये गलत है, ठीक है। लाइट वेव्स जो होती हैं बेसिकली नेचर में जो है ये आपका ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। जो इसका वेवलेंथ होता है अराउंड 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है, ठीक। तो यहाँ से ये वाला गलत है, बाकी के स्टेटमेंट्स हमारे जो हैं वो ठीक हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस, इसको जो है हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप दूर की चीज़ें तो देख पाते हैं परंतु जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो ब्लर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आंखों को जो है करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कनकेव नहीं, ठीक। ये मायोपिया के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सारे स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे गलत वाला अगर हम फिर से देखें तो लिखा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सोना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा किसी मेटल में होती है वो सिल्वर में होती है, ठीक। तो सोना में नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा इसलिए। अब फिर से देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसका वेट जो है लिखा है कि ध्रुवों पर, यानी कि जैसे ये हमारा नॉर्थ में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे कम होता है, तो ये गलत है। पोल्स पे ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम होता है, और सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें तो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री जो लाइन है यहाँ पे न्यूनतम होता है। तो ये कथन हमारा गलत होगा, बाकी के ऑप्शन जो देख लीजिए ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति जो है किस सम्मेलन में की गई थी इसमें से। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड की अवधारणा जो की गई वार्सा सम्मेलन यानी वार्सा कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ष 2013 में, ठीक। यहाँ पर इसको किया गया था, COP19 के रूप में भी आप इसको जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किन गैसों पर लागू होता है ये बताना है। तो देखिए 1997 में जो क्योटो कॉन्फ्रेंस हुआ जापान के शहर क्योटो में, तो उसी को आप यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें उद्देश्य क्या था मेन कि ग्रीन हाउस गैसेस का आइडेंटिफिकेशन करना है और इनके जो उत्सर्जन है उसमें जो है कमी करना है। तो अगर हम देखें जो नॉर्मल आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में लिस्ट आप जानते ही होंगे, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से देखें तो ये जो हमारे पास 4 गैसेस लिखी हुई हैं ये सारी की सारी जो है इनको उत्सर्जन कम करने के क्रम में इनको इंक्लूड किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये बेसिकली एक NGO है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कि क्या करता है कि जितने भी हमारे ये आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड्स हैं पूरे विश्व में, इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं है ना, इनको नेचुरल कंडीशन में बनाए रखना तथा उनको रीस्टैब्लिश करने की दिशा में कार्य करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है, ठीक।
नीदरलैंड के जो है किस सिटी में है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है? ठीक है, तो दोनों हाउसेस के जो भी हमारे पावर्स हैं, प्रिविलेज है मेंबर्स के, ये सब डिसाइड होता है हमारा जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 105। ठीक है, वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि कोई संसद का सदस्य यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद, जब कितने दिनों तक सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको किसी कारणवश जो हाउसेज अगर हमारे सेशन में चल रहे हैं, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के हो, ठीक, तो अगर आपको हाउस में एब्सेंट रहना है तो हाउस के जो चैम्बर है उसको सूचित करके जाइए, स्पीकर को या फिर जो सेक्रेटेरिएट है। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में बिना बताए अगर आप 60 दिनों तक लगातार, या जब तक 60 दिनों तक लगातार जो हाउस है वो सेशन में है उसमें आप उपस्थित नहीं है, तो आपकी जो उस हाउस की सदस्यता है उसको समाप्त किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? ठीक है, तो देखिए हमारा एक पार्ट है ये 11 पार्ट जो ये रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें एक आर्टिकल है 253। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन में। तो इसमें जो है किसी भी मान लीजिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे किसी पूरे देश के लिए या फिर किसी विशेष भाग के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़ सकता है संसद को, तो वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर भी। ठीक, तो आर्टिकल 253 जो है ये करेक्ट होगा, ध्यान रखें। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकाधिक अंतराल है वो कितना हो सकता है? तो देखिए जो प्रोसीजर है कि मतलब जैसे यूजुअली हम संसद में 3 सेशन देखते हैं, एक बजट वाला होता है, फिर मॉनसून होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, विंटर सेशन। तो अब मिनिमम 2 सेशंस के बीच में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जैसे कोरोना काल में भी बजट सेशन के बाद जो है हाउस मॉनसून सेशन में भी मिल नहीं पाया था, तो उसके बाद 6 महीना जब पूर्ण होने वाला था तो उससे पहले जो है मीटिंग कन्वीन की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 6 महीने से ज़्यादा का जो है गैप नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि जो जॉइंट सेशन होता है दोनों हाउसेस का, लोकसभा और राज्यसभा का, वो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। और दूसरा है कि जो धन विधेयक है ना, कोई भी जो मनी बिल की परिभाषा है उसको दिया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक, मनी बिल जो है लोकसभा में पास होता है, मतलब प्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपको पता होगा। तो ये सब दोनों कथन जो हमारे ठीक हैं, हम इसमें से उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें देखिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो ये तो कथन हमारा ठीक है। दूसरा है प्राक्कलन समिति में 21 सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक, और तीसरा है कि भारतीय संसद का जो सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र होता है। तो देखिए दोनों हाउसेस के लिए हमारे सेक्रेटेरिएट की व्यवस्था है सचिवालय की, जो कि गवर्नमेंट का, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ दूसरा जो है वो गलत है हमारा। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में इनमें से कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और संसद का सचिवालय। ठीक है, तो ये सभी के सभी शामिल होते हैं। जैसे संसद के सचिवालय के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 98 में मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 में, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 93 में। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है? ठीक है, रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, देखिए इसका अर्थ ये है कि संसद को ऐसे विषय के संबंध में, जो कि कोई भी ऐसा विषय जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है ना, यानी कि समवर्ती सूची या फिर जो स्टेट लिस्ट है राज्य सूची, उसमें उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे विषयों पर जो शक्ति बनाने या लॉ बनाने का ये पावर है संसद के पास है, उसी को यहाँ पे अवशिष्ट विधायी शक्ति के प्रावधान कहा जा रहा है। तो ये मतलब जो आर्टिकल है इससे संबंधित, ये आर्टिकल है 248।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था, तो ये हमारा कथन ठीक है। दूसरा वाला है कि 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये वाला गलत है, क्योंकि ये वाला हमारा जो अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट है 1989 का, जो है इसमें आपका जो है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, उसमें संशोधन किया गया था। और आर्टिकल 326 में भी कुछ अमेंडमेंट्स थे, उसके द्वारा जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे जो है भारतीय नागरिकों के वोट डालने की जो उस समय तक आयु थी 21 वर्ष हुआ करती थी, तो उसको घटा करके जो है अब कर दिया गया था 18 वर्ष। तो उसको ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा गलत था तो पहला सही है, तो यहाँ से ऑप्शन 2 को चूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें। जो क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसको आंसर किया करिए, इससे हमें भी एक मनोबल मिलता है आगे और अच्छा करने का। और जो भी चीजें ब्रीफ में आपको बताई गई हैं उसके बारे में डिटेल में आप थोड़ा पढ़ लें, आपके लिए वो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।